केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में भी अब सूचना के अधिकार के तहत लोगों को तीनों स्तर पर मिल सकेगी ऑनलाइन जानकारी। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश भर में किया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि लगभग 11,27,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम उसकी लिमिट रहेगी जो 78 दिन के लिए है। मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतें वैश्विक स्तर पर 300% तक बढ़ गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि जिन 3 कंपनियों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी वे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है। मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के वास्ते नई योजना प्रधानमंत्री विकास पहल को भी मंजूरी दी है। ये केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये वाहन पेट्रोल के साथ एथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर से भी चल सकेंगे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इस परियोजना की सफलता से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकी अभिनव, क्रांतिकारी, टिकाऊ, लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल हैं और नए भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हैं। For energy point of view, we don't need to import energy, we can export the energy. There are many people asking me the question that you are talking about electric, you are talking about methanol, you are talking about ethanol, you are talking about bio LNG, bio CNG, you are talking about green hydrogen, and what will happen? तो मैं कहता हूँ ये समुंदर है जिसमें जितना दम है पटक ले तो भी पेट्रोल डीजल आने ही वाला है। We have ample capability, we encourage the people in flex engine, if we can use in place of petrol, ethanol,
our requirement will be 4,000 crore liter. Already the Toyota has started now. We are going to launch this car. श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि क्षेत्र में विकास दर 6 से 8% बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न और चीनी को एथेनॉल में बदलने पर बल दिया है। रायपुर स्थित दाऊ कल्याण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अलग कर दिया गया है। अब ये एक स्वतंत्र संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में संचालित किया जाएगा। ये प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूट की सामान्य सभा की बैठक में पारित किया गया। श्री सिंहदेव ने अधिकारियों को न्यूरोलॉजी और अन्य विभागों की कई बीमारियों के पैकेज आयुष्मान में जोड़ने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में संस्थान में गैस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरो सर्जरी विभाग में भी पीजी कोर्स शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है। बैठक में चिकित्सालय के बेहतर तरीके से संचालन के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने डीकेएस अस्पताल का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के रहने के लिए निवास की आवश्यकता को देखते हुए डीकेएस परिसर में योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ आज से देश का 6वां ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सूचना के अधिकार के तहत लोगों को तीनों स्तर पर ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदक जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग के समक्ष द्वितीय अपील का आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीगल सेल बनाम भारत संघ और अन्य प्रकरण में छत्तीसगढ़ सरकार को भी नोटिस जारी किया गया था कि आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करे। उन्होंने बताया कि राज्य के दूर दराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक आवेदन ऑनलाइन अपलोड करने के साथ साथ ऑनलाइन शुल्क भी जमा करा सकते हैं। इससे आवेदकों को नॉन जुडिशियल स्टैंप, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर और मनी ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने या डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत इन दिनों देश भर में विविध प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज बिलासपुर में ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भरनी के डीआईजी लक्ष्मी नारायण मिश्रा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में न केवल उपभोक्ताओं को भारतीय डाक द्वारा दी जा रही विविध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि डाक की सेवा ले रहे बिलासपुर के कारोबारियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। भारतीय डाक बिलासपुर के अधीक्षक एच.आर. साहू ने बताया कि डाक विभाग की सभी योजनाओं को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हम लोग को यहाँ तक कि जो ई कॉमर्स कंपनी है, ग्रामीण क्षेत्रों से के लिए डाक हम ही दे रहे हैं। हम लोग बल्क कस्टमर मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनका रुझान डाक विभाग की ओर अच्छा है। हम लोग जो आधार बनाने का काम 0 से लेकर 5 साल बिना किसी शुल्क के कर रहे थे,
और जो इस आधार अपडेशन आधार बनाने का कार्य करने के लिए उनको या तो जिला मुख्यालय जांजगीर जाना पड़ता या बिलासपुर जाना पड़ता। वो सुविधा जो है हम उनको जो उनके गांव में जाके दिए तो पूरा गांव के जो जितना भी जनता है बहुत सहयोग दिए। भारतीय डाक सप्ताह का समापन 15 अक्टूबर को होगा। मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली तथा छत्र की विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का समापन हो गया। ये पर्व पाट जात्रा विधान के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद डेरी गड़ाई, काछन गादी विधान, जोगी बिठाई सहित अनेक रस्में विधि विधान पूर्वक निभाई गई। कल सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मंच में माई जी डोली और छत्र को पूर्व राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव लेकर आए। बस्तर दशहरा में सबसे अंतिम रस्म के रूप में शामिल होने के लिए आई दंतेवाड़ा से मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली व छत्र की विदाई होती है, जिसे कल विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर पूरा किया गया। भजन कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए श्रद्धालु शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। मां दंतेश्वरी की डोली विदाई रस्म में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्र विदाई की परंपरा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जा रही है। बस्तर ऐतिहासिक दशहरा पर्व का 75वां दिन है, समापन का दिन है, आखिरी दिन है। आज मावली माता को, माई दंतेश्वरी मावली माता की डोली को ससम्मान हम विदा कर रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा से ससम्मान हम दंतेवाड़ा की ओर विदा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज 75 दिन का दशहरा हमारा समापन की ओर है। मैं पूरे बस्तर वासियों को, क्षेत्र की जनता को, शासन प्रशासन को, माजी मुखिया, चालकी, पुजारी, सभी देवी देवताओं को जो यहाँ आकर दशहरा पर्व सफल बनाने में मदद की, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माई जी की डोली का जगह जगह स्वागत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में भी अब सूचना के अधिकार के तहत लोगों को 3 स्तर पर मिल सकेगी ऑनलाइन जानकारी। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश भर में किया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।